हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजी यानी कि ग्रेजुएशन में जो है कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 सेमेस्टर के पिछले साल यानी कि 2022 में पूछे गए प्रश्नों को जो है आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। और उसको जो है हम लोग मिलकर हल भी करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आशा करता हूँ इससे आपको जो है आने वाले एग्जाम में आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। सेमेस्टर 4 वालों, अब देखना कि प्रश्नों से सीखना और उसके बाद जो है आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं इसको जो है हम लोग समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, मैंने जो है पहला क्वेश्चन जो है CC8 से लिया है। यानी कि हमारे जो बांटा गया है, आप लोगों को 3 पेपर होगा, CC8, CC9 और CC10। ठीक है, तो इसमें से CC8 के जो है प्रश्नों को अभी हम लोग पहले हल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ डायलॉग लिखा गया है। क्वेश्चन का जो पहला हेडलाइन शुरू होता है कि एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, 70 मार्क्स जो है इसका का जो है डिस्क्रिप्टिव रहता है। और इसमें जो है परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना होता है। तो चलिए, इतना हम बकवास नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हालांकि जो है 4 सेमेस्टर में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई थी कोल्हान की तरफ से कि 10 क्वेश्चन की जगह जो है 9 क्वेश्चन उन्होंने दिया था ऑब्जेक्टिव वाला। तो 1 नंबर हम लोग को फ्री में मिल गया था। तो चलिए, क्या क्वेश्चन था पहला CC8 से। तो CC8 से जो है सबसे पहला क्वेश्चन था, आइए इसको हम लोग देखते हैं। हम पेंसिल ले लेते हैं। ब्लू पेंसिल आजकल अच्छा दिखता है थोड़ा सा। पहला प्रश्न था, निर्मला किसकी रचना है। ये जो हम लोग का CC8 है, इसमें निर्मला उपन्यास जो प्रेमचंद्र जी का है, इससे जो है बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना रखा है। आप हो सके तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा। और नहीं तो वीडियो एंड होने के बाद जो है आपको वहाँ पर ही मेरा वो वीडियो शो करेगा। तो आप वहाँ से जो है निर्मला उपन्यास के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि आपका जो है 20 मार्क्स को लेकर जो है निर्मला का एक प्रश्न रहता ही है, और साथ में जो है आपका प्रेमचंद्र जी के भी लिए एक प्रश्न रहता है, और जयशंकर प्रसाद जी का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निर्मला किसकी रचना है। तो निर्मला जी जो है प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है? निर्मला प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का एक्चुअली में जो है उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखा था। तो निर्मला उपन्यास सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम उपन्यास है जो उनको जो है एक अलग स्थान देता है। उन्होंने सामाजिक चेतना, समाजिक में स्त्रियों का स्थान, समाजिक में जो है स्त्रियां किस तरह से जो है रहन सहन, उनका जो है दुख कष्ट, ये सब के बारे में बहुत अच्छा से उजागर किया है। तो इसके बारे में निर्मला उपन्यास में हम लोग को देखने को मिलता है। और निर्मला उपन्यास किसका है? तो हमारे कलम के सिपाही प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निमंत्रण किसकी कहानी है। निमंत्रण जी, जो निमंत्रण है ये किसकी कहानी है? तो ये भी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। क्यों? क्योंकि निमंत्रण कहानी में क्या है कि दो पंडितों के बारे में बताया गया है, और किस तरह से जो है लालच करना बुरी बला होता है, इसके बारे में प्रेमचंद्र जी ने अच्छी तरीका से दिखाया भी है। तो निमंत्रण कहानी किसकी रचना है? ये भी प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, ये जो है हम लोग का सेमेस्टर 4 में जो है ये प्रश्न पूछे गए थे हिंदी ऑनर्स के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था किसकी कहानी है। ये जो उसने कहा था, ये किसकी कहानी है? आप लोगों को याद होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है उसकी जो एक महत्वपूर्ण कहानी है, उसने कहा था। यानी कि जो एक इसका फिल्म भी बन चुका है, कि जिसमें एक जो मतलब फौजी रहता है, वो जाता है फौज में। तो उससे पहले छोटे से बचपन में प्रेम कहानी रहती है। और उसमें जो है उनकी जो है पत्नी, मतलब उसका जो प्रेमिका होती है, उसका विवाह किसी और के साथ हो जाता है। और उसके पति को बचाने के लिए, यानी कि जो यहाँ की नायिका है इसमें, उसने कहा कि वो उस हीरो को यानी कि नायक को बोलती है कि मेरे पति को बचा लो। तो यही उस कहानी का सार है कि उसने कहा था। उसके बाद जो है वो उसके पति को बचाता है, और उस अंतिम में उसको जो है वो खुद मर जाता है। तो ये कहानी बहुत मज़ेदार है, मतलब कि एक प्रकार से बहुत आपके हृदय को छू लेगी। और आशा करता हूँ कि मुझे टाइम मिलेगा तो इसका कहानी मैं बना दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ी है कहानी, तो इसको सिंपल सा जो है बहुत छोटे तरीके में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। महाभोज। महाभोज किसकी कहानी है? तो मनु भंडारी जी, हमारी जो एक महत्वपूर्ण लेखिका है मनु भंडारी,
उन्होंने जो है महाभोज लिखा है। महाभोज में भी जो है हमारे समाज में छुपी कुरीतियों को, या जो पॉलिटिशियन जो है किस तरह से एक आम जनता में चुनाव प्रचार के लिए या फिर चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। तो इसमें इतनी प्यारी कहानी है, इतना मतलब आपको मजेदार लगेगा इनका जो उपन्यास है, आपको जो है दिल से हृदय छू जाएगा। और किस तरीके से जो है सरकारी लोग काम करते हैं, क्या रिपोर्टिंग होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने लिखा है, आपके दिल को ये छू जाएगा। तो महाभोज किसकी कहानी है? तो मनु भंडारी जी की है। इसके बाद आता है प्रसाद का पूरा नाम क्या है। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता होगा, प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा था देखते हैं, चलिए। इसके बाद कहा था कि उसने कहा था मैं नायक कौन है। सबसे बढ़िया सवाल कि उसने कहा था मैं नायक कौन है। तो आप लोगों को जो है इसके लिए हमको बता दे कि एक प्रकार से आप लोगों को ये कहानी पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि उसने कहा था मैं नायक कौन है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये कहानी क्या था, कि ये बहुत लंबी कहानी है जिसमें एक एक प्रकार से जो है एक नायक रहता है, एक नायिका रहती है, और दोनों बचपन में प्रेम होता है, लेकिन उनसे जो है विवाह नहीं हो पाता है। और विवाह नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि जब अंतिम में जब उनकी शादी हो जाती है उसकी प्रेमिका की, और जब वो देख पाता है तो उसकी प्रेमिका जो है उसको कहती है कि मेरे पति की जो है रक्षा करना, बचाना। और अपनी प्रेमिका के चक्कर में जो वो अपना जान दे देता है उसके पति को बचाने के लिए, उसके सुहाग को बचाने के लिए। तो इसमें जो नायक रहता है, आपको जो पता होगा कि उस नायक का नाम क्या है, अगर अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो। और हालांकि मैं तो बता ही दूँ, उसने कहा था मैं नायक कौन है, तो ललन सिंह है। ठीक है, जो कि यहाँ पर नायक का रोल निभाता है। कौन था? तो ललन सिंह था। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि उसने कहा था कहानी में नायक कौन है, ललन सिंह है। इसके बारे में मैं जो है आपको आते समय में जो है वीडियो और बनाऊंगा, और निर्मला का वीडियो जो है आप लोगों को उपलब्ध है, और जयशंकर प्रसाद जी का कहानी का उपलब्ध है, और महाभारत की एक सांझ कहानी का जो है वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेगा, या फिर मेरे जो चैनल में है आप देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, डॉक्टर नामवर सिंह कौन थे? आपका जो है CC10 पेपर आपने पढ़ा होगा, या फिर आप अभी पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों को नामवर जी का जो है नाम सुनने को मिला होगा। तो ये जो है हिंदी आलोचना का उद्भव और जो विकास जब आप पढ़ेंगे तो उनके ये एक प्रमुख आलोचक थे। कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह जो है हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास के ये प्रमुख आलोचक में से एक थे। ठीक है, तो कौन थे? तो ये प्रमुख आलोचक थे। निर्मला में नायिका कौन है? ये इतना सिंपल सवाल था कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी देखा होगा ना तो आराम से हो जाएगा। भैया बात ऐसे हो रही है कि खजूर के पेड़ के नीचे खड़े होकर हम पूछ रहे हैं कि खजूर कहाँ है। बात वही है कि निर्मला जी जो है, यहाँ पर निर्मला ही इस कहानी के नायिका है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि निर्मला जो उपन्यास है उसमें नायिका कौन है, तो निर्मला है। ठीक है, और गुलेरी का पूरा नाम क्या है? तो हमारे जो ये गुलेरी जी का गोलू मोलू सा नाम है जो आपको याद होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर कि क्या अगले पूछा था, इसको देखते हैं। चलिए, अब पूछा था ये जो प्रश्न है 2 नंबर सवाल के लिए पूछा था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नंबर 2। इसमें क्या है कि 3 प्रश्न जो है आप लोगों को हल करना होगा, और सभी जो है 10-10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले पूछा था कि हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। कि हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कब हुआ, कैसे हुआ, और इसका शुरुआत कब होता है। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा कहानी के रूप में बता दूं, हिंदी उपन्यास और कहानी आप लोगों को दोनों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि उपन्यास मतलब क्या होता है, इंग्लिश में आप अगर मैं बताऊं तो नोबेल। आपने सुना होगा कि बहुत सारे नोबेल लिखी गई है, नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। तो नोबेल, जो नोबेल लिखा जाता है, जो बड़ी बड़ी एक प्रकार से जो है पुस्तकें जो है तैयार की जाती है, उसमें एक पूरे एक जीवन का पूरा चर्चा की जाती है, एक छोटी छोटी बातों का डिटेल का ध्यान रखा जाता है, तो उसे नोबेल बोलते हैं। और कहानी कहानी को हम लोग जानते हैं कि स्टोरी बोलते हैं। तो आप एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि 2 ट्रेन है, मतलब एक ही ट्रेन है, समझ ले, मान के चलिए 2 ट्रेन है, एक ही ट्रेन है। तो आप ट्रेन में बैठे, और बैठने के बाद जो भैया आपने सफ़र किया और इधर उधर देखा, और आप जो है एक स्थान से स्थान ए से स्थान बी की ओर चले गए। तो कहानी यही है कि स्थान ए से आपने शुरू किया और स्थान बी में पहुंच के जो है कहानी एकदम एक्सप्रेस गाड़ी है, तुरंत पहुंच गए। और हमारा जो है उपन्यास वो नहीं है। उपन्यास क्या करता है कि आप ट्रेन में बैठे, तो आप जिस ट्रेन में बैठे उस ट्रेन के आसपास के क्षेत्र में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी जानकारी देगा।
फिर उस स्टेशन की खासियत बताएगा। फिर आप जो आगे बढ़ेंगे तो आप जो बिंदु ए से बिंदु बी जो में जो है जाने टाइम में जो दो ट्रेन में बैठे हैं उस बीच में कितने स्टेशन आते हैं उसके बारे में बातचीत होगी। फिर उस स्टेशन के जो क्षेत्र में क्या फेमस है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में, मतलब एक प्रकार से समझिए कि उपन्यास में जो है विस्तृत जानकारी दी जाती है। और कहानी क्या है, एक्सप्रेस गाड़ी है, मतलब तुरंत शुरू किया और तुरंत खत्म, मतलब एक उद्देश्य जो है सीधा होता है, चले जाता है। और दूसरा होता है उपन्यास में कि धीरे धीरे पहले इस फैमिली की बात होगी, फिर उस फैमिली की बात होगी, मतलब जिसके बारे में जब उपन्यास लिखा जाता है तो उसके बारे में बहुत डिटेल से होता है, जिससे हम लोग को पूरा जो है, जैसे हम लोग अभी वर्तमान में समझ लीजिए कि जो अभी वर्तमान सीरियल चल रहा है, तो सीरियल में क्या होता है, एक बार इस फैमिली का दिखाया जाता है कुछ, फिर एक बार उस फैमिली का दिखाया जाता है कुछ, फिर एक बार जो है सीरियल में कुछ कुछ जो है ऐसे इस लड़कियां होती है जो एक दूसरे से जलती हैं वगैरह वगैरह, आप हम समझ सकते हैं, आगे नहीं बोलेंगे नहीं तो फिर कुछ लड़की फ्रेंड है जो जो लड़की देखेंगे वो रूठ जाएंगी या फिर गुस्सा करेंगी, ठीक है। तो हालांकि मजाक चलता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र का संक्षिप्त परिचय दे। प्रेमचंद्र का जो है संक्षिप्त परिचय यानी कि प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में। तो हालांकि जो है प्रेमचंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय दे यहाँ बोला गया है, तो आप लोगों को एक पॉइंट के तहत जो आप लिख सकते हैं कि सबसे जो है प्रेमचंद्र जी का जो है जन्म, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट बना सकते हैं उनकी शिक्षा, फिर इसके बाद जो है उनकी रचनाएं, फिर उनका मृत्यु। इस तरह से 4-5 पॉइंट बना करके जो है आप बेहतर तरीके से जो है प्रेमचंद्र के जीवन को बयां कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि अगर आप लोग कमेंट करिएगा, आप चाहते हैं कि प्रेमचंद्र के जीवन को एक टॉपिक एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, महाभोज उपन्यास की कथा वस्तु लिखें। तो महाभोज जो है उपन्यास जो है बहुत ही मजेदार है, जिसमें आपको पॉलिटिकल राजनीति किस तरह से होती है इसके बारे में आपको पता चलेगा और आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा और किस किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 10 मार्क्स के प्रश्न है और आप लोगों को जो है 3 ही प्रश्न इनमें हल करने होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है निमंत्रण कहानी की कथा वस्तु। मैंने शुरू में बताया कि निमंत्रण कहानी किसकी है, प्रेमचंद्र जी की है, जिसमें 2 पंडितों या फिर लालच करने वालों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बयां किया है। इसके बाद है वापसी कहानी की कथा वस्तु लिखने। तो वापसी कहानी भी जो है एक प्रकार से बहुत मजेदार कहानी है। आपको बता दूं कि वापसी कहानी क्या है कि इसमें जो हमारे जो नायक है एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो रेलवे कर्मचारी रहते हैं, उनका जो है एक सोच होता है, एक सपना होता है कि वो जब रिटायर करेंगे तो घर में जाकर खूब आराम से मौज करेंगे, मस्ती करेंगे और फैमिली वालों पर हुक्म जताएंगे या फिर उनकी फैमिली जो उनका बहुत ख्याल रखेगी। लेकिन उनका जब घर आते हैं रिटायर होने के बाद तो सारे सपने टूट जाते हैं। उन्होंने मतलब एक प्रकार से जो इस कहानी में जो है समाज में जो है किस तरह से रिटायर होने के बाद जो है घर में पिता की किस तरह से रिस्पेक्ट होती है, फिर कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर उनका बात नहीं सुनते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं अच्छी तरह से। तो ये चीज़ घटनाओं को जो है इस वापसी कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो हालांकि ये सभी प्रश्न बहुत इजी भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है और आशा करता हूँ आप लोग सभी इस प्रश्न को पढ़ लेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जो है हिंदी उपन्यास ये पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा है जो है प्रेमचंद्र जी के बारे में आपको पढ़ना है। महाभोज उपन्यास आपको अच्छा लगता है तो पढ़े, ना तो निर्मला को पढ़ ले। और निमंत्रण कहानी भी अच्छी है और वापसी भी अच्छी है। ये सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्क्स का प्रश्न पूछता है। 3 ही सेशन रहेगा। पहला सेशन में जो है 10 प्रश्न रहेंगे 20 मार्क्स के। इसके बाद जो है दूसरा सेशन यानी कि 2 नंबर रहेगा। इसमें जो है आपको केवल 3 ही प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 10-10 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। अब आता है अंतिम में 20 मार्क्स का जो है एक ही प्रश्न आपको हल करना होगा। मैंने बोला था कि निर्मला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने इसका वीडियो बनाया है और देखिए इसमें पूछा है और हर बार पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, कुछ घुमा के पूछ लेगा, लेकिन निर्मला के बारे में जो है हर का एक बार रहता ही है क्वेश्चन। और हिंदी कहानी का उद्भव विकास ये भी बहुत मतलब कि हर रेयर केस में पूछता ही है, हिंदी कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ था। तो हिंदी कहानी भी बहुत मज़ेदार है और इसका जो है शुरुआत जो है आपको बहुत मतलब मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए मुझे आप लोग मुझे कुछ समय दीजिएगा, मैं धीरे धीरे जो है हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक और हिंदी कहानी का वीडियो बनाते रहूँगा। इसके बाद आया निर्मला उपन्यास की सीमांश लिखिए।
निर्मला जी का जो है उनका सीमांश, उस कहानी का क्या सिद्धांत है, उसमें क्या सोच है, उसमें क्या समाज को दर्शाया जा रहा है, उसमें समाज को क्या दिखाने का कोशिश किया गया है, ये सब आपको जो है लिखना है। ठीक है। इसके बाद कितने चौराहे उपन्यास की कथा वस्तु लिखते हुए इसकी विशेषताओं को बताएं। मतलब कितने चौराहे जो एक कहानी है इनके बारे में जो है बताना है कि कितने, हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रास्ता होता है। अभी जैसे जिस एज में हम लोग हैं हमारे पास एक प्रकार से समझ लीजिए कि रेल की जो है पटरियां हैं, बहुत चारों तरफ अलग अलग लाइन और हर अलग अलग दिशा है, लेकिन जो है हम क्या चुनेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उस लाइफ के बारे में जो है यहाँ पर अच्छा से बयां किया गया है कि किस तरह से जो है उसमें होता है कहानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं CC9 की ओर। CC9 के जो है प्रश्न भी बहुत मिलते जुलते हैं और आप लोग सिलेबस देखा होगा, तो CC9 के प्रश्नों को आइए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले पूछ दिया गया था, ये थोड़ा अलग से कहाँ से पूछ दिया गया था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कभी कभी होता है, लेकिन होता है उसी चीज़ का है, लेकिन उन लेखक के जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिया होता है। ठीक है। तो ये जो नेत्रदान किसकी रचना है पूछेगा, तो ये नेत्रदान जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जो है हमारे बहुत अच्छे इतिहासकार, या फिर बोलेंगे लेखक, या फिर बोलेंगे कविताकार, या बोलेंगे एक प्रकार से वो हमारे हिंदी के लिए जो है उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो है उन्होंने नेत्रदान की रचना की थी। इसके बाद है पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है। तो पृथ्वीराज की आंखें, आप लोग डायलॉग सुने होंगे तो आप लोग हिस्ट्री में भी सुना होगा कि पृथ्वीराज की आंखें बोल के आप लोग सुने हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है, तो उसी का एक शीर्षक उठाया गया है और उसी से एक कहानी तैयार की गई है, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। इसको किसने, किसकी रचना है या किसने इसको लिखा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है पृथ्वीराज की आंखें लिखी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदय शंकर भट्ट का जन्म स्थान कहाँ है। उदय शंकर भट्ट का जो है जन्म स्थान आपको मैं बता दूं कि, आपको कैसे बताऊं, उदय शंकर जी का जो है जन्म बोला जाता है ना कि लोगों के द्वारा चर्चा है और ऐसे बोला जाता है कि उनके ननिहाल यानी कि अपने नानी घर में उनका जन्म हुआ था। और ये जो है उत्तर प्रदेश का जो है एक छोटा सा जगह था इटावा बोल के, या फिर आप बोलेंगे इटावा नगर के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश में है। और यहीं से जो है एक प्रकार से इनका जन्म होता है अपने ननिहाल में, ऐसा बोला जाता था। आप प्रश्न जब पूछा है तो आपको लिखना तो पड़ेगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में इनका जन्म हुआ था, इटावा नगर में इनका जन्म हुआ था। और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं तो ननिहाल में बस। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार का नाम क्या है। चंद्रगुप्त एक नाटक है और आप लोग चंद्रगुप्त जी के बारे में खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद्रगुप्त जी जो है कौन है। तो चंद्रगुप्त नाटक ये एक ऐतिहासिक नाटक है, और ऐतिहासिक नाटक कौन लिखते थे, तो जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। ठीक है। उनको ऐतिहासिक नाटक का एक प्रकार से संज्ञा दी जाती है कि उन्होंने ही ऐतिहासिक नाटक को लिखा था। ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म स्थान को लिखिए। यहाँ बहुत ज्यादा जन्म स्थान से पूछा है, लेखक के बारे में पूछा है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप खजूर के पेड़ के नीचे खड़ा होकर खजूर खोज रहे हैं और आपको खजूर दिख नहीं रहा है, वही बात है कि राम वृक्ष बेनीपुरी उनके नाम में ही उनके जगह छुपा हुआ है। बेनीपुर यानी कि बेनीपुर एक जगह है, और ये कहाँ पर ही है आपको, तो मुजफ्फरपुर आपने नाम सुना होगा, जो बिहार में स्थित है। ठीक है। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, यहीं पर ही जो है बेनीपुर जगह में जो है इनका जन्म होता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, क्या पूछा था देखते हैं। महाभारत की एक सांझ के लिए सांझ के किसी एक प्रमुख पात्र का नाम बताएं। तो देखिए ऐसे कंफ्यूजन होंगे आप लोग कि कहीं कहीं महाभारत की एक रात लिखा होता है और कहीं कहीं जो है महाभारत की एक सांझ। तो सांझ और रात में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर इस क्षेत्र में सोचा जाए तो, क्योंकि एक सांझ की बात हो रही है, एक कहानी की बात हो रही है जिसमें महाभारत के एक सांझ को लिया गया है, जिसमें दुर्योधन और पांडवों द्वारा जो है ललकारे जाने की बात की गई है, और उसके बाद जो दोनों के बीच जो युद्ध का। तो महाभारत की एक सांझ जो है का प्रमुख पात्र का नाम बताया। तो आप बहुत सारे प्रमुख पात्र हैं महाभारत में, जैसे अर्जुन है, फिर आप बहुत सारे पात्र हैं, जैसे अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है। इसके बाद जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि दुर्योधन की बात हो रही है, तो दुर्योधन भी अच्छा टॉपिक है कि दुर्योधन है बोल के। और इसको किसने लिखा था महाभारत की एक सांझ को, तो भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखा था। ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के
के लिए जिले में हुआ है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार का जन्म जो है मध्य प्रदेश के लिए जिले में हुआ है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा वो क्वेश्चन वाला एग्जामिनर से ही, कि राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है, ये प्रश्न हो सकता है। ठीक है, या फिर कब हुआ था, ये हो सकता है। तो आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि उनका जो जन्म है, सागर बोल के एक जिला है। ठीक है, और यहाँ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पूछा है या फिर उनका जन्म कब हुआ था। तो सागर जान के रहिए कि सागर जिले में हुआ था। और 15 सितंबर, एक्चुअली पेन में जो है लिखा नहीं रहा, आप लोगों को बोल दे रहे, तो आशा करता है आप लोगों को जो है समझ में आएगा। 15 सितंबर 1900 जो है 5 के आसपास जो है आपका ईस्वी में जो है हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, संघमित्रा के रचनाकार कौन थे? संघमित्रा जो है इसके रचनाकार कौन थे? तो आप लोगों को अच्छे से पता चला कि अभी राम वृक्ष बेनीपुरी की बहुत बात हो रही है, तो उन्होंने जो है संघमित्रा को लिखा था। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कैसे बताऊं कि चंद्रगुप्त नाटक, चलिए कोई बात नहीं, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन जो है, ये कहानी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबको इस कहानी को जानते होंगे क्योंकि ये आपका टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आषाढ़ का एक दिन जो कहानी है, ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं और CC10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि 20 नंबर वाले में कैसे प्रश्न पूछे थे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव किए हैं, अब हम लोग को 10 नंबर वाले मार्क्स प्रश्नों को देखते हैं कि कितने प्रश्न जो है पूछे थे और कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कितना जो है आप लोग लिख सकते हैं। केवल 3 ही प्रश्न लिखना होता है। तो इसमें पूछा गया था, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को लिखिए, हिंदी एकांकी का उद्भव विकास, आषाढ़ का एक दिन और मोहन राकेश के व्यक्तित्व के विचारों को बताएं। चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते थे जयशंकर प्रसाद, उसके बारे में बताना है। और वर्तमान समय में नाटकों की क्या स्थिति है और नाटक के प्रमुख तत्वों को रेखांकित कीजिए। मतलब नाटक जो है अब बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है वो, और अब उसका प्रचलन खत्म हो रहा है। नाटक नाटक जो किया जाता है उसमें क्या क्या मतलब एक सीक्वेंस होता है, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने। तो वही चीज के बारे में आप लोगों को लिखना है। फिर एकांकी का उपयोग समाज पर इस प्रकार असर को लिखे। एकांकी का जो उपयोगिता समाज पर इसका असर लिखिए। एकांकी जो है क्या है, इसकी उपयोगिता समाज पर इसका असर को लिखिए। ठीक है, नाटक और एकांकी, आप नाटक समझ जाएंगे तो एकांकी क्या है ये समझ में आ जाएगा। नाटक जो है किसी एक दृश्य को, किसी एक पूरे के पूरे दृश्य को जो है हम लोग का समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उसे नाटक कहते हैं। मतलब एक प्रकार से एक दृश्य को ही जो है हम लोग एक घटना को जो है, मतलब आपको घटना को जो है एक नाटक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे ही नाटक कहते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि हम लोग बहुत फास्ट हो गए हैं। अब जैसे भी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा था, कुछ लोग जो है आधा देखेंगे और आधा से शायद हट जाएंगे या फिर जल्दी जल्दी पार कर देंगे। तो यही है स्पीड, लोगों के दिल में जो है अब हड़कंप मच गया है। अब है रील्स चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास समय कम है, लोग जो है ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए जो है क्या होता है कि बस शॉर्ट में कुछ मिल जाए, तो वही एक एकांकी है। और नाटक में यही अंतर है कि नाटक विस्तार में होता है और एकांकी शॉर्ट में होता है। बस इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ये उसी का जो है 2 नंबर के प्रश्न में पूछे गए थे कि जयशंकर प्रसाद के जो कौन कौन से नाटक थे, जैसे आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त नाटक, वो मतलब वो एक प्रकार से ऐतिहासिक नाटकों की रचना करते थे। इसके बाद आता है राम वृक्ष बेनीपुरी, जो है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 3 रहेगा जिसमें से आपको केवल एक प्रश्न को लिखना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के जो ने जो संघमित्रा लिखा था, उसके माध्यम से समाज को जो है एवं साहित्य को क्या संदेश मिलता है, ये आप लोगों को बताना होगा। कि महाभारत की एक रात भारत भूषण अग्रवाल एक प्रयोग धर्मी है, सिद्ध कीजिए। क्योंकि आप लोगों को जो है महाभारत का जो ये भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया था, इसका वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात के राम कुमार वर्मा समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे विस्तार में लिखिए। औरंगजेब की जो है आखिरी रात, इसमें जो है राम कुमार वर्मा क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आ गया CC10। मैंने सभी प्रश्नों को जो है आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग बोरिंग नहीं हो रहे होंगे।
पहला प्रश्न क्या था, ये ऑब्जेक्टिव जो है ऐसे इस तरह से दिया गया था कि हिंदी आलोचना का आरंभिक युग, मतलब कि हिंदी आलोचना का आरंभ किस युग से माना जाता है। तो हिंदी आलोचना का जो है शुरुआत भारतेंदु युग से माना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या पूछे गए थे कि हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी आलोचना के प्रथम आलोचक थे, हिंदी आलोचना का जब शुरुआत हुआ था। फिर क्या आया कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। पहली परंपरा के लेखक कौन थे और दूसरी परंपरा के कौन है, तो ये नामवर सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक थे। रामविलास जो शर्मा है उस किस वर्ग के आलोचक थे, तो वो प्रगतिवादी के जो है आलोचक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। और हिंदी में मनोवैज्ञानिक आलोचना के प्रतिष्ठापक हैं डॉक्टर नागेंद्र। कौन है? डॉक्टर नागेंद्र जी जो है मनोवैज्ञानिक आलोचना के प्रतिष्ठापक, यानी कि एक अलग से विषय बनाकर इसे तैयार करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हैं। कौन है नाखून बढ़ते हैं के रचनाकार? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो इसके रचनाकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पूछा गया है कि चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्या है अगला प्रश्न हमारा? हरिशंकर परसाई मूलतः किस प्रकार के साहित्यकार थे। तो ये व्यंग्यकार थे। व्यंग का अर्थ होता है कि व्यंग करना। हम लोग सुने हैं कि आप व्यंग कर रहे हैं हमारे बारे में, क्या व्यंग कर रहे थे, तो उसी प्रकार से वो व्यंग करते हैं। इसके बाद है महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री है। अभी हमने पढ़ा कि महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री थी, तो ये छायावाद की कवित्री थी, या फिर छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। तो 4 प्रमुख स्तंभ में से कौन थे? तो आप लोगों को पंत निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये आप लोगों को पता होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्या है अगला प्रश्न? प्रेमचंद्र के जन्म का समय क्या है। तो प्रेमचंद्र के जन्म का समय क्या है? तो 31 जुलाई 1880 जो है प्रेमचंद्र जी के जन्म का समय है। इसके बाद जो है 10 नंबर वाले प्रश्न, 3 प्रश्न केवल हल करना है। तो कौन कौन से प्रश्न आए थे पिछले बार, तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचक के रूप में परिचय दें। आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों में से एक थे। तो उन्होंने क्या आलोचना की थी, क्या तर्क रखे थे, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन थे? उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई थी, उनका क्या महत्व था। इसके बाद आता है घीसा निबंध के मूलतः कथ्य को स्पष्ट कीजिए। घीसा जो है एक निबंध है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि निबंध आप सभी को पता होगा, जो इंग्लिश में ऐसे के रूप में जाना जाता है। ये होता क्या है कि घीसा एक बहुत ही प्यारा सा निबंध है जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा था। उन्होंने बताया था कि उनका एक मात्र शिष्य जो ऐसा था जिसे वो आज भी नहीं भूल पाई है, और वो था घीसा। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो प्रेम का जो संबंध है, एक प्रकार से जो है एक समर्पण का संबंध है, उन्होंने घीसा में देखा था। और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और आप लोगों के सिलेबस में भी है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य का उद्देश्य निबंध के वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए, साहित्य का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जो है बताना होगा। फिर आता है ऐतिहासिक आलोचना को स्पष्ट कीजिए। ऐतिहासिक आलोचना क्या है और इसको जो है आप लोगों को बताना होगा, इसके बारे में लिखना होगा। ये कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं और 20 मार्क्स का जो है अंतिम प्रश्न रहता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास, यानी कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है। इसके बाद जो है हरिशंकर परसाई की रचना पगडंडियों का जमाना में अभिव्यक्त उद्देश्य पर प्रकाश डालें। यानी कि हरिशंकर परसाई की जो रचना थी पगडंडियों का जमाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जिसमें एक टीचर के ईमान को जो है डोलते हुए दिखाया गया है, और किस तरह से जो है लोग पगडंडियों का सहारा लेते हैं, ना कि सीधे रास्ते पे चलते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं।
अपने अपने त्रिलोचन निबंध का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अपने अपने त्रिलोचन बोल के जो है एक निबंध है, इसकी जो है आप लोगों को आलोचना करना है। अपने तर्क पर आप इसकी किस तरह से आलोचना करना चाहते हैं, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसके बाद आता है सैद्धांतिक मनोविश्लेषणवादी आलोचना के सम्यवेशमय को विस्तार पूर्वक समझिए। मतलब आप लोगों को जो है सैद्धांतिक और मनोविश्लेषणवादी जो आलोचना जो वैज्ञानिकों ने की थी उसके बारे में आप लोगों को जो है समझना है और उसको विस्तार पूर्वक समझकर अपने शब्दों में उसको हल करना है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न इस बार के एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और बेहतरीन करके आप लोग दिखाएंगे। तो चलिए आज का सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को खुश रखिएगा। धन्यवाद।